सरकारी सेवा योजना चैनल पर आप सभी लोगों का अभिनंदन है। आज जो वैकेंसी आई है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से आई है। कार्यालय सहायक मीन्स ऑफिस असिस्टेंट के लिए आई है और ये वैकेंसी संविदा आधारित है। इसकी पोस्टिंग संविदा पे होगी। इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। ये भर्ती केवल इंटरव्यू पे ही ली जाएगी और इसमें जो पद है वो ऑफिस असिस्टेंट है। हिंदी में इसको कार्यालय सहायक कहते हैं। योग्यता स्नातक मांगा गया है। स्नातक में बीए हो या तो बीकॉम हो या बीएसडब्ल्यू हो। बीएसडब्ल्यू कहते हैं बैचलर ऑफ सोशल वर्क हो। इनमें से तीनों में से कोई एक होना चाहिए। उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच में होना चाहिए। वेतन 12,000 रुपया है और ये फॉर्म फ्री है, मतलब इसका कोई गवर्नमेंट ने आवेदन शुल्क नहीं लगाया है। ये फ्री में आप भर के जमा करेंगे, मतलब इसमें कोई पोस्टल ऑर्डर नहीं लगना है, ना तो कोई बैंक ड्राफ्ट लगना है। किसी टाइप का इसमें आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये टोटल फ्री है। इसके बाद हम बात करते हैं कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा। अक्सर बच्चे लोग फॉर्म भरने में गलती कर देते हैं। फॉर्म अगर आप गलत भरते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसलिए फॉर्म बहुत सावधानी से भरना है, सोच समझ के भरना है, जिससे कोई गलती ना हो। मैं कॉलम नंबर 1 से लेकर के आखिर तक बताऊंगा कि किस कॉलम में क्या भरना है। आइए देखते हैं। कॉलम नंबर 1 में नेम लिखा है, मीन्स अपना नाम आप भरेंगे। कॉलम नंबर 2 में एड्रेस फॉर करेस्पॉन्डेंस लिखा है, मतलब पत्राचार का पता आप लिखेंगे। ऐसा पता लिखेंगे जिस पे आप पत्र मंगवाना चाहते हो। असल में इसमें जो भी करेस्पॉन्डेंस बैंक करेगा वो पत्र के माध्यम से ही करेगा, इसलिए करेस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखना है, पत्राचार का पता। कॉलम नंबर 3 में डिसेबिलिटी लिखना है। अगर आप विकलांग हैं तो कॉलम नंबर 3 भरेंगे। अगर आप विकलांग नहीं है, स्वस्थ है, तो कॉलम नंबर 3 भरने की आवश्यकता नहीं है। आप उसको NA लिख के छोड़ देंगे। NA मीन्स होता है नॉट अप्लीकेबल, मतलब ये हमारे लिए कॉलम नहीं है। चौथे नंबर कॉलम में DOB भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है। 5वें नंबर के कॉलम में मोबाइल नंबर लिखना है। अगर लैंडलाइन नंबर हो आपके पास तो भी लिख दीजिएगा। फिर मेल एड्रेस लिखना है। कॉलम नंबर 6 में जेंडर लिखना है। अगर आप पुरुष हैं तो मेल लिखिएगा, अगर आप महिला हैं तो फीमेल लिखिएगा। कॉलम नंबर 7 में नेशनलिटी लिखना है, मीन्स राष्ट्रीयता, आप किस देश के रहने वाले हैं, तो आप यहां इंडियन लिखेंगे। कॉलम नंबर 8 में रिलीजन लिखना है, मतलब धर्म, आप किस धर्म से संबंधित हैं, हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं कि सिख हैं कि ईसाई हैं, जिस भी धर्म के आप मानने वाले हो उस धर्म का नाम यहां आगे लिख देना है। 9वें में मैरिटियल स्टेटस लिखना है कि आप मैरिड हैं अथवा अनमैरिड हैं। अगर आप विवाहित हैं तो वहां मैरिड लिखिएगा, अगर आप विवाहित नहीं हैं तो सिंगल लिखिएगा। कॉलम नंबर 10 में फादर्स हस्बैंड नेम लिखना है, मतलब कॉलम नंबर 10 में आप पिताजी का नाम अपने लिखेंगे और अगर कोई महिला विवाहित है तो वहां वो अपने पति का नाम लिखेंगी। कॉलम नंबर 11 में परमानेंट एड्रेस लिखना है, जो आपका अस्थाई पता हो वो आप कॉलम नंबर 11 में लिखेंगे। कॉलम नंबर 12 जो है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांग रहा है, मतलब आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है। कॉलम नंबर 12 के पहले कॉलम में आप लिखेंगे, अगर आपने बीए किया है तो पहले हाई स्कूल का डिटेल देंगे, फिर इंटरमीडिएट का डिटेल देंगे, फिर बीए का डिटेल देंगे। अगर आपने बीकॉम किया है तो पहले आप हाई स्कूल का डिटेल देंगे, फिर इंटरमीडिएट का डिटेल देंगे, फिर बीकॉम का डिटेल देंगे। अगर आपने बीएसडब्ल्यू किया है तो पहले बीए का डिटेल देंगे, फिर बीए के बाद बीएसडब्ल्यू का डिटेल देंगे, अगर आप बैचलर ऑफ सोशल वर्क किए हैं तो। अदरवाइज
बीए किए हैं तो केवल हाई स्कूल, इंटर और बीए का ही डिटेल देंगे। फिर तीसरा कॉलम है बोर्ड ऑब्लिक यूनिवर्सिटी, आप किस बोर्ड से पढ़े हैं। हाई स्कूल अगर आप यूपी बोर्ड से पढ़े हैं तो वहां यूपी बोर्ड लिखेंगे, आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं तो सीबीएसई बोर्ड लिखेंगे, आईसीएसई बोर्ड से पढ़े हैं तो आईसीएसई बोर्ड लिखेंगे। और ग्रेजुएशन का कॉलम जब आप भरेंगे तो उसमें यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, किस यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा है। इसके बाद चौथा कॉलम है फुल टाइम ऑब्लिक पार्ट टाइम, आपने रेगुलर पढ़ा है अथवा करेस्पॉन्डेंस से पढ़ा है, पत्राचार की पढ़ाई आपने किया है तो पार्ट टाइम लिखेंगे, अगर आपने रेगुलर पढ़ा है तो आप फुल टाइम लिखेंगे। ईयर ऑफ पासिंग, आप किस सन में पास किए हैं वो सन का नाम लिखेंगे। सब्जेक्ट, विषय कौन कौन से हैं वो आप विषय लिखेंगे। फिर मार्क्स ऑब्लिक रैंक, आप मार्क्स लिखेंगे, मीन्स कितने नंबर में कितना नंबर आप पाए हैं। जैसे मान लीजिए आप यूपी बोर्ड से पढ़े हैं तो हाई स्कूल में जाहिर सी बात है कि पूर्णांक 600 होता है, तो 600 में आप कितना नंबर पाए हैं, जितना नंबर आप पाए हैं उसको ऊपर लिखेंगे, ऑब्लिक 600 लिखेंगे। इसी तरीके से इंटरमीडिएट का कॉलम आप भरेंगे तो ऊपर जितना नंबर आप पाए हैं उतना ऊपर लिखेंगे और नीचे 500 लिखेंगे। इसी तरीके से ग्रेजुएशन का भी डिटेल आप देंगे। फिर 13 नंबर कॉलम में आपको एक्सपीरियंस भरना है, अनुभव। अगर आप अनुभव प्रमाण पत्र लगा रहे हैं तो आप एक्सपीरियंस वाला कॉलम भरेंगे, मतलब कॉलम नंबर 13 भरेंगे। फिर कॉलम नंबर 14 में आपको भरना है कि अगर आपने कहीं पहले काम किया है और आप रिटायर्ड हो गए हैं तो आपको कॉलम नंबर 14 भरना है। अगर आप कहीं किसी विभाग में पहले से कार्यरत हैं तो भी आपको कॉलम नंबर 14 का बी पार्ट भरना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है, आप प्रेजेंट में कहीं किसी विभाग में काम नहीं कर रहे हैं तो 14 नंबर कॉलम में आप NA लिखेंगे, नॉट एप्लीकेबल, मतलब ये कॉलम हमारे लिए नहीं है। फिर कॉलम नंबर 15 में बैंकिंग एक्सपीरियंस लिखना है, अगर आपने बैंक में पहले से काम किया है तो कॉलम नंबर 15 भरेंगे, अदरवाइज NA लिख देंगे, नॉट एप्लीकेबल। 16 कॉलम नंबर 16 में सिग्निफिकेंट अचीवमेंट लिखना है। आपने जब काम किया किसी विभाग में अथवा बैंक में पहले, एक्स सर्विसमैन है, तो आपने कोई अगर विशेष उपलब्धि हासिल किया है, कोई विशेष काम आपने किया है, कोई बढ़िया अचीवमेंट आपको मिला है, अच्छी उपलब्धि मिली है, आपको अवार्ड दिया गया है, सम्मानित किया गया है, तब आप कॉलम नंबर 16 भरेंगे, अदरवाइज उसमें भी आप NA लिखेंगे, नॉट एप्लीकेबल, ये मेरे लिए नहीं है। फिर कॉलम नंबर 17 में नेम एंड एड्रेस ऑफ 2 रेफरेंशियल पर्सन, 2 व्यक्तियों का नाम और पता कॉलम नंबर 17 में लिखना है, जो आपके बारे में बेहतर बता सकें। वो आपके रिलेटिव नहीं होने चाहिए, आपके घर के नहीं होने चाहिए, वो ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो आपके बारे में पूरी जानकारी रखते हों। ऐसे 2 व्यक्तियों का नाम और पता आपको लिखना है। फिर अंतिम में आपको सिग्नेचर अपना बनाना है, सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, अपनी दस्तखत बनानी है। फिर प्लेस में आप जिस जिले से आते हो उस जिले का नाम लिख दीजिएगा। डेट में जिस तारीख को आप फॉर्म भर रहे हैं उस तारीख का आपको विवरण देना है कि फला तारीख को मैं फॉर्म भर रहा हूं। सबसे लास्ट में इंक्लोजर लिखना है, क्या क्या आप लगा रहे हैं। जैसे मान लीजिए पहले आप एक हाई स्कूल की मार्कशीट लगा रहे हैं तो लिखेंगे हाई स्कूल की मार्कशीट, मार्कशीट ऑफ हाई स्कूल। अगर आप इंटरमीडिएट की मार्कशीट लगा रहे हैं तो लिखेंगे मार्कशीट ऑफ इंटरमीडिएट। ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगा रहे हैं तो मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन, ये लिखेंगे। फिर अगर आप सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो सर्टिफिकेट का विवरण देंगे कि हम सर्टिफिकेट भी लगा रहे हैं। जाति प्रमाण पत्र अगर आप लगा रहे हैं तो लिखेंगे कास्ट सर्टिफिकेट हम लगा रहे हैं। एक इनक्लोजर में लिफाफा भी आप लगाएंगे, वहां लिखेंगे 1 इनवेलप। और फोटो जो आप लगाएंगे फॉर्म पे उस पे क्रॉस सिग्नेचर करना है, मतलब ऐसा सिग्नेचर आप बनाइएगा फोटो पर कि चेहरे पे ना लिखिएगा, चेहरे के नीचे आपको क्रॉस सिग्नेचर लिखना है।
क्रॉस सिग्नेचर मीन्स होता है कि आधा सिग्नेचर फोटो पे हो और आधा सिग्नेचर फॉर्म पे हो, क्रॉस सिग्नेचर उसको बोलते हैं। ये आपके लिए जानकारियां रही। और फॉर्म भेजने की जो लास्ट डेट है वो 27 फरवरी 2023 है। मतलब आप फॉर्म को रजिस्ट्री अथवा स्पीड पोस्ट इस तरीके से करिएगा कि वो 27 फरवरी 2023 तक पहुंच जाए, क्योंकि अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया देवरिया में विलंब से पहुंचेगा तो वो लोग वापस कर देंगे। फॉर्म भेजने का जो पता है वो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नोटिफिकेशन में पूरा विवरण है, आप उसको ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। और लिफाफा के बारे में जानकारी कर लीजिए। ऐसे एक लिफाफा ले लीजिएगा, इसी में आपको फॉर्म भर के भेजना है और एक अंदर लिफाफा भी डाल दीजिएगा। अंदर वाले लिफाफे पर आपका नाम और पूरा पता होगा। यहाँ ऊपर आप आवेदित पद में हिंदी में कार्यालय सहायक लिखेंगे, अथवा अगर आप इंग्लिश में ये फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ ऑफिस असिस्टेंट लिखेंगे। इसके बाद नीचे का कॉलम जो है वो कास्ट का है कि आप किस जात में बिलोंग करते हैं। आप सामान्य हैं तो सामान्य पे टिक करेंगे, आप ओबीसी हैं तो अदर बैकवर्ड कास्ट पे टिक करेंगे, अगर आप एससी हैं तो शेड्यूल्ड कास्ट वाले कॉलम में टिक करेंगे, अगर आप महिला हैं तो महिला वाले कॉलम में टिक करेंगे, अगर आप पुरुष हैं तो पुरुष वाले कॉलम में टिक करेंगे। मतलब एक कॉलम में टिक करना है आपको। फिर यहाँ बाएं साइड में आप अपना नाम और पूरा पता लिखेंगे, दाहिने साइड में भेजने वाला नाम और पता लिखेंगे, यानी देवरिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो आप एड्रेस लिखेंगे वो दाहिने साइड में लिखेंगे। फिर इस लिफाफे पे टिकट लगा करके आप इसको स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्ट्री इस प्रकार करिएगा कि ये 27 फरवरी 2023 से पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया देवरिया में पहुंच जाए। और आगे की जानकारी जो टेक्निकल जानकारी है वो हमारे सहयोगी आपको देंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइएगा, जिससे इस प्रकार की आने वाली अगली वैकेंसी हम आपको आसानी से पहुंचा सकें। अगर हमारे चैनल से आप जुड़े रहेंगे तो हम जल्दी ही नोटिफिकेशन में आपके लिए अगली वैकेंसी की वीडियो डाल देंगे और वो आपको समय से मिल जाएगी। धन्यवाद। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे है और ये देखिए RSET बलिया के अंतर्गत देवरिया वाला फॉर्म दिखाया जा रहा है, जिसकी लास्ट डेट 27 फरवरी 2023 है। इस पर हम क्लिक मारते हैं तो देखिए हमारे पास पूरा ये फॉर्म आ गया है और ये इसमें देख सकते हैं कि साफ साफ लिखा है कि कहाँ भेजना है। रीजनल ऑफिस देवरिया में भेजना है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सामाजिक उत्थान एवं परीक्षा संस्था के द्वारा ये फॉर्म रिलीज़ किया गया है। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन है 27 फरवरी 2023 और इन्होंने पूरा वैकेंसी कर दिया है। पहला पोस्ट डायरेक्टर का है, दूसरा पोस्ट ऑफिस असिस्टेंट का। हमारा मुख्यतः फोकस रहेगा ऑफिस असिस्टेंट पर, जिसका उम्र 18 से 35 साल के बीच में होना चाहिए। क्या क्या मांगा है, BA अथवा BSW अथवा BCom, जैसा कि सर ने भी वीडियो में बताया है। बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड देखिए इन्होंने 1 साल का लिया है, दिया गया है, जिसमें लिखा है कि रिन्यूअल में भी पॉसिबल, यानी इसका रिन्यूअल पॉसिबल है। ठीक है, इसलिए ये मत सोचिए केवल 1 साल के लिए है, इसका रिन्यूअल भी होता रहता है। पहले में मुख्यतः ये होता है कि इसमें आप बैंक में पहले एंट्री तो लीजिए। वैसे अभी आप IBPS का एग्ज़ाम देंगे, बहुत टफ होता है। ये बहुत ही आसान तरीका है, समझ लीजिए एक बैकडोर एंट्री है बैंक में नौकरी पाने की। समय समय पर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, जिससे माध्यम से आप आगे और बढ़िया पा सकते हैं जॉब। ठीक है, ये देखिए तनख्वाह दिया है 12,000 पर मंथ है और 15 दिन आपको साल भर में छुट्टी मिलेगी और 2 दिन 1 महीने में, जिसे कैजुअल लीव भी CL भी बोलते हैं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो प्योरली इंटरव्यू बेसिस है। ठीक है, और इसका लास्ट डेट 27 फरवरी है। एप्लीकेशन मतलब यहाँ इसको यहाँ भेजना है। ये चीज़ आपको अपने लिफाफे पर लिखना। एप्लीकेशन फ़ीस निल है, कोई फ़ीस नहीं है। ठीक है, और ये इसका फॉर्मेट है, ये मैं पूरा अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसे आप 20 रुपये या 25 रुपये कटवा कर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसको जैसे सर ने बताया है वैसे भर दीजिएगा। भरने के बाद
ऊपर दिए गए पते पे भेज दीजिएगा। इसका पूरा प्रोसेस यही है। अब इसमें मुख्यतः अब ये देख लेते हैं कि रफली अंदाज में कि क्या क्या है। ये यहाँ देखिए, बस फ़ोटो चिपकाइएगा, साइन मत करिएगा। ये डेट जो होनी चाहिए 5 फरवरी होनी चाहिए, क्योंकि 5 फरवरी को ये विज्ञापन प्रसारित हुआ। एक बार तो क्योंकि मैं कंफर्म कर लेता हूँ कौन सा डेट होना चाहिए। हाँ नहीं, 3 फरवरी होना चाहिए। 3 फरवरी को ये विज्ञापन प्रसारित हुआ है, तो यहाँ पे 3 फरवरी की डेट पड़ी होनी चाहिए। नाम कैपिटल लेटर में, एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, कॉन्टैक्ट, नॉर्मल चीज़ें सब नॉर्मल है बाकी। और यहाँ देखते हैं, यदि आपके पास एक्सपीरियंस, इसे ना भरिएगा क्योंकि केवल डायरेक्टर के लिए है ये। और ये फॉर रिटायर्ड ऑफिशियल के लिए है, उसे भी न भरिएगा। ये यानी पूरा पन्ना मत भरिएगा वाला। और ये अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो ये इसमें आप भर सकते हैं, ठीक है। और ये यहाँ रेफरेंस का भरना है 2 लोगों का बस। और यहाँ भी डेटेड जो लिखा है, यहाँ भी 5 फरवरी भरना है, मतलब 5 फरवरी 2 जगह डालना है। यहाँ अप्लीकेंट का सिग्नेचर होना चाहिए, प्लेस और डेट होना चाहिए, एंक्लोजर्स में जो आप लगाए हैं उन सब का डिटेल दीजिए। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और तथा ऐसी वैकेंसी से और भी ज़्यादा जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि ये सब आसान तरीके हैं नौकरी पाने के। आज के भी ज़माने में नौकरी पाना मुश्किल नहीं है। बस हमें ये याद रखना है कि हमें भीड़ से बचना है। भीड़ से कैसे बचेंगे? वो फॉर्म कम भरिए जिसमें सरकारी रिजल्ट पे निकले। सरकारी रिजल्ट पे जो भी फॉर्म निकलेगा, यदि एक फॉर्म निकलता है तो लाखों लोग भरने के लिए हैं, पर ऐसा फॉर्म जब एक निकलेगा तो मान चलिए 100, 150 या 200 लोग भरेंगे, उससे ज़्यादा नहीं भरेंगे। तो नीचे दिए गए लिंक पे 25 रुपये का फ़ी पेमेंट करके ये फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।